आइए दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू। चलिए एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ व नाइन्थ का मैथ पढ़ने वाले हैं। आज हम नाइन्थ का मैथ में मैंने पूर्व वीडियो में अपने नाइन्थ का थ्योरी में बता चुका हूं और आज मैं पर्सनली एक्सरसाइज 1.1 बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे लाने में ये, क्योंकि थोड़ा सा मैं लग गया था 10th क्लास का जो पोलिनोमियल्स है उससे ख़त्म करने में, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे मेंटेन कर लूँगा। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको एक्सरसाइज 1.1 यानी पर्सनली 1.1 का आज हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने बोर्ड पर चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं हम, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, शून्य परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? और इसे p/q के रूप में लिखने का जहाँ तक सवाल है, तो हाँ हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 0/1, 0/2, 0/-3 भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका आप हर यानी q को ऋणात्मक भी हम लिख सकते हैं, 0/-4 इस तरह हम लिख सकते हैं। हर केवल 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ऊपर 0/0 करेंगे तो पूर्ण रूप से 0 हो जाएगा, p/q थोड़ी नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसे हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन था। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन का मैंने थ्योरी आपको पूरे वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो यदि आप हमारा थ्योरी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए अभी हम 2 नंबर क्वेश्चन को बतलाते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए दोस्तों, 2 परिमेय संख्या के बीच में मैंने परिमेय संख्या आपको निकालने बताया था पूर्व वीडियो में, पिछले क्लास में। तो चलिए वहाँ पर उसमें मैं आपको 4 मेथड बताए थे। 4 मेथड में 2 मेथड एक वीडियो में था और 2 मेथड एक वीडियो में था, और 2 मेथड मैं करके 2 क्लास में बताया था आपको। तो वह आज उसी में से किसी का एक का प्रयोग करके आपको 6 परिमेय संख्या निकालना है। किसी से भी निकाल सकते हैं, 4 मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई करके आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए दोस्तों, उसी में से हम 4 नंबर मेथड अप्लाई करते हैं, या 3 नंबर, चलिए 4 नंबर या 3 नंबर कोई भी एक ले लीजिए, उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम ए को मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, जब भी कोई परिमेय संख्या 3 या 4 हो या कोई भी परिमेय संख्या निकालना हो, मैंने अपना थ्योरी में बताया था वहाँ पर कि जब भी कोई परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना होता है तो कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है और अनंत अपरिमेय भी होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी 2 संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या भी होती है और अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है, ये दोनों होती है, अनंत संख्या होती है। तो यदि हम किसी एक मेथड से निकाले तो कोई और परिमेय संख्या 6 मिल गया, तो दूसरे मेथड से कोई और मिल गया, बस ये दोनों के बीच में होना चाहिए, कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का ज़्यादातर आंसर नहीं मिलता। हो सकता है कि किताब वाला कोई पाला विधि से बनाया हो, या कोई टीचर पाला विधि से बताए, या हम बताए दूसरा विधि से, तो कोई तीसरा से बनाए, तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। बशर्ते उसका जाँच कर देख सकते हैं कि वो 3 और 4 के बीच में है या नहीं। तो ये जरूरी है कि दोनों के बीच में है या नहीं, ये जरूरी नहीं कि आंसर वहीं आ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अनंत संख्या है तो अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, उसी में से कोई 6 परिमेय संख्या आपको दिखा देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए हम चलते हैं, आइए इसे हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे आसान विधि है वो, मैंने आपको बताया था कि उसमें सबसे आसान विधि है। सबसे पहले एक को a मान लेते हैं, a = 3, और दूसरे को b मान लेते हैं, b = 4, और इसे n मानते हैं। n बराबर यहाँ पर 6 निकालना है ना, तो n को पहले 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह मान लेते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? आइए चलिए, a हो गया, b हो गया, n हो गया, कि a और b है, ये a भी है ना, तो a और b के बीच परिमेय संख्या बराबर a + nb बटा में n+1, a + nb बटा में n+1, ये फार्मूला था आपका। तो इसको आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए अब हम परिमेय संख्या निकाल लेते हैं 3 और 4 के बीच। 3 और, ये सूत्र था, 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी, सबसे ईजी मेथड है यही। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन के मान पहला बार एक के मान देखिए यहाँ पर क्या है 3 है, तो यहाँ एक के मान 3 लेंगे, 3 प्लस एन के मान 1 लेंगे, पहला बार में 1 लेना है आपको, तो 1 गुणे और बी के मान हो जाएगा 4, अब बटा में 1 प्लस 1, एन के मान 1 और प्लस 1, ठीक है, एन प्लस 1। फिर इसी तरह हम 6 तक लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 3 प्लस, अब एन का मान 2 लेंगे, अगला स्टेप में 2 लेना है, तो 2 गुणे 4 अब बटा में 2 प्लस 1, एन प्लस 1, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। इसी तरह हमें लेना है एन के ए का मान 3 गुणे 3 प्लस, अब इस बार 3 लेना है आपको, तो 3 गुणे 4 बटा में 3 प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह 3 प्लस एन का मान 4 लेंगे, तो 4 गुणे 4 बटा में 4 प्लस 1। फिर इसी तरह सेम प्रोसेस 3 प्लस 4 गुणे 3 प्लस एन का मान इस बार 5 लेंगे, 5 गुणे 4 बटा में 5 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप लास्ट बार एन का मान 6 जितना मैं निकाल रहा हूँ इसी तरह लंबा करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 6 गुणे 4 बटा में 6 प्लस 1, देखिए 6 हो गया ना। अब बस कैलकुलेशन कर देना, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों हम कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा, देखिए 3 प्लस 4 एकम 4 होगा ना, यहाँ पर 4 से 1 में गुणा होगा, 4 एकम 4 और 3 7 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसे देखिए 4 दूनी 8 और 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11 बटा में 2 1 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, पहले गुणा किया जाता है। यहाँ पर चलती हैं 12 करेंगे तो 12 3 15 बटा में 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 और 3 19 बटा में 5, और नीचे देखिए हो जाएगा 20 3 23 बटा में 6, और यहाँ पर 24 और 3 27 बटा में 7 हो जाएगा, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह देखिए हमारा 6 हो गया परिमेय संख्या, ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह हम परिमेय संख्या निकालें, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या निकालने का सबसे आसान मेथड यही है, और पहला मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। 4 मेथड आपको बता दिए हम, जो भी आपको समझ में आए, जो भी अच्छा लगे कोई भी अप्लाई करिए, अब बनाइए, ठीक है। चलिए तो मैंने इस मेथड से आपको बताया, अब पहला मेथड से इसको बना सकते हैं, दूसरा से भी बना सकते हैं, कोई भी मेथड से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें का 3 नंबर जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए छोड़ दे रहा हूँ, यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए वो छोड़ा हूँ, ठीक है। यदि आप इस वीडियो में कमेंट नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बनेगा तो कमेंट इस वीडियो में कर दीजिएगा, तब मैं जब 2.2 इसका लाऊंगा, इस वीडियो में 1.1 ही तक बताने वाला हूं, और इस वीडियो के बाद मैं दूसरा अगला क्लास में जब 2.2 बताऊंगा तो उस समय ये क्वेश्चन पहले बता दूंगा, उसके बाद चालू करूंगा, ध्यान है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, बन जाएगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए इस वीडियो का और एक क्वेश्चन इसमें वो हम देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। देखिए इस प्रश्नावली 1.1 में टोटल 4 क्वेश्चन था, ठीक है। तो जिसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको बताया और 3 नंबर क्वेश्चन मैं आपके रिवीजन के लिए छोड़ दिए, ठीक बा दोस्तों। आपकी बेहतर तैयारी के लिए, बेहतर अच्छे से और भी क्वेश्चन समझ में आए तैयारी की, देखिए एनसीईआरटी में होता क्या है कि 2-3 क्वेश्चन दिया गया रहता है, तो 2-3 क्वेश्चन हम बना लेते हैं, या 2-3 क्वेश्चन टीचर ही बता देते हैं, तो इससे क्या होता है बच्चे सब ना वो 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं, उससे माइंड में बैठ जाता है, तो उनको घर पर रिविजन करने का समय नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको सजेशन दे दूंगा कि आप प्राइवेट पब्लिकेशन का कोई एक बुक खरीद लीजिए, जैसे भारती मोहन हो गया, KCC हो गया, RD शर्मा, कोई भी एक प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक खरीद लीजिए, और उस प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक से आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। और यदि उसमें से भी कोई क्वेश्चन दिक्कत हो रहा हो तो आप क्वेश्चन का फोटो लेकर ईमेल, मैं यहाँ पर नीचे देखिए ईमेल अपना छोड़ दे रहा हूँ, वहाँ पर आप भेज दीजिएगा, उससे मैं बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए आइए अभी हम 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। ध्यान दीजिएगा, जो नीचे 3 कथन में हम लिखे हैं ये बताना है आपको सत्य है या असत्य, और कारण के साथ उत्तर देना है, इसका रीजन भी बताना है कि सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों इसका परिभाषा मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैंने अपना थ्योरी में बताए थे, वहाँ पर बताए थे कि यहाँ पूर्ण संख्या कौन होता है और प्राकृत संख्या कौन होता है। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या जो 1 से शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, नीचे बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। और पूर्ण संख्या की हम बात करें तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और अनंत। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर 0 देखिए है ना, 0 क्या है, पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है,
तो हाँ दोस्तों, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब रीजन इसका देना है, कारण बताना है कि क्यों। तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होता है, जबकि जीरो एक पूर्ण संख्या है। जीरो एक पूर्ण संख्या है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये इसका रीजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या, ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या पढ़े होंगे वहाँ पर, मैंने भी आपको बताया था थ्योरी में कि प्राकृत संख्या क्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो गिनती के परिवार में या प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो के साथ ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेंगे तो क्या बनेगा, पूर्णांक संख्या बन जाएगा। यानी कि इसमें ऋणात्मक वाली संख्या भी होती है, ऋणात्मक वाली संख्या भी होती है। ठीक है, माइनस में अनंत तक और प्लस में अनंत तक यह पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस पूर्ण संख्या है, माइनस एक पूर्ण संख्या है नहीं है। यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है, दो पूर्ण संख्या है, लेकिन -2 और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, क्या है, पूर्णांक संख्या है। यानी कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अब इसका रीजन बताना है, कारण भी तो बताना है, कारण के साथ उत्तर देना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक संख्या भी होती है, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये इसका रीजन हो गया। रीजन देने का अलग अलग तरीका भी हो सकता है। जैसे देखिए, समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, उसे भी आप देख लीजिए, थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं और कोई बात नहीं है। देखिए, अब अंतिम में हम आए तो यहाँ पर अंतिम वाला जो क्वेश्चन है इसमें बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, है ना। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं। अब इसका कारण क्या हो जाएगा, नहीं हो गया, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। हमें सत्य असत्य बताना था ना। तो देखिए, सत्य के लिए हाँ हम लिख दिए हैं, कोई बात नहीं है, और नहीं का अर्थ हुआ कि असत्य। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा नहीं, असत्य। इसका हम रीजन देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि 1/2, चलिए 1/2 ही ले लेते हैं, या चलिए 2/4 या 3/5 ही ले लेते हैं। 3/5 परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, 3/5 एक परिमेय संख्या है। तो 3/5 पूर्ण संख्या है, नहीं है। यानी 3/5 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये आप समझ गए। तो चलिए, इस तरह इसका आंसर हम देंगे। और जो कोई भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं बताने का प्रयास अवश्य करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस क्लास में आज यहीं तक, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पर्सनली 1.1 यह था, 1.2 में हम मिलेंगे दोस्तों। यदि वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो मेरा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपने का लाइक ही हमारा मनोबल बढ़ाता है दोस्तों। और वीडियो का शेयर भी कीजिएगा कि और भी जो बच्चे हैं ना, उनको भी इसका लाभ मिल सके। और भी बच्चे जो घर पर हैं या क्लास भी करते हैं तो उनके रिविजन के तौर पर इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं, और हम मिलते हैं